जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेडमैन इसका की प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करने वाले हैं और ये पार्ट फर्स्ट के लिए है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट के लिए आज हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस 20 क्वेश्चन में आपको पहले रीजनिंग देखने को मिलेगा, फिर जीके देखने को मिलेगा, जो कि इस बार 10-10 पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर अगला जो सेट आएगा उसमें आपको मैथ एवं हिंदी और इंग्लिश रहेगा। ठीक है, जिसके कि 15-15 क्वेश्चंस होंगे। तो आज का जो सेट है वह सेकंड सेट है और ये सेट आपको हिंदी मीडियम वाले से बिल्कुल मैच खाएगा क्योंकि उसी का ट्रांसलेशन है। और जैसा कि आपको पता होगा कि सेकंड सेट का जो सेकंड पार्ट है ट्रेड क्वेश्चन का, वो डाल दिया गया है पहले ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रश्न पे आते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो रीजनिंग में आपके 10 प्रश्न हैं और इस 10 प्रश्न को हम लोग बड़े ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि इन द गिवन ऑप्शन which cannot be made using the later of the given word, अर्थात दिए गए विकल्प में से कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि इन शब्दों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो शब्दावली दी गई है, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें कि इसका लेटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेन, STRAIN, यहाँ पर देखिए S भी है, T भी है, R भी है, A भी है, I भी है और N भी है, अर्थात स्ट्रेन तो आपका बनेगा। चलिए, हमसे पूछा जो नहीं बनेगा वो बताना है। ट्रेडिशन, सिमिलर ट्रेडिशन देखिए TRADITION, ट्रेडिशन भी पूरा पूरा मैच खाता है, ये भी बनेगा। रेशन देखिए RATION, ये भी बनेगा। सिचुएशन देखिए SITU नहीं है, एक यू लेटर जो है वह एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं दिया गया है। इसका क्या मतलब कि सिचुएशन वाला शब्द जो है वह इस शब्द से नहीं बनेगा क्योंकि इसमें यू लेटर मिसिंग है। ठीक है, तो कौन सा वर्ड नहीं बना? तो डी वाला सिचुएशन, तो फर्स्ट का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा आपको दिया गया है सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड या लेटर या नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। हमें क्या करना है कि यहाँ पर संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चूज करना है। दिया गया है वैलेट मनी। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग पैसे रखने के लिए पर्स का उपयोग करते हैं, बटुआ का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार लिफाफा में क्या रखा जाता है? तो लिफाफा में आप क्या करते हो? पत्र डालकर एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो। ठीक है, क्योंकि पहले के समय में क्या था, मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो उस समय पत्रों का प्रयोग किया जाता था। तो पत्र ढूंढिए कहाँ दिया गया है? सेकंड के बी में दिया गया है। ठीक है, तो सेकंड का बी उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो के अंत में मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूं, तो उसका जवाब जरूर दें। ठीक है, तभी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। और सप्ताह में 3 वीडियो जाएगी। इन 3 वीडियोस में से एक आपको ट्रेड से रिलेटेड होगी। ठीक है, और 2 वीडियो जो होगी उसमें 2 पार्ट होंगे और वो दोनों पार्ट जो होंगे वह पार्ट फर्स्ट के होंगे, पार्ट फर्स्ट के। ठीक है, कुल 3 वीडियोज, एक सप्ताह में 3 वीडियो जाएगी क्योंकि दूसरे एग्जामिनेशन को भी देखना पड़ता है, तो सप्ताह में 3 वीडियोज ही आएंगी। ज्यादा परेशान ना हुए और व्हाट्सएप पे बार बार परेशान भी ना करें। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका दिया गया है 8:81 समानुपात 64। तो अगला रिलेशन क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर समानुपात अनुपात में मत खोना, यहाँ पर संबंध होता है। ये संबंध क्या है पहले ये सीखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 8, तो 8 क्या होता है? 8 जो है वह 2 का क्यूब होता है। ठीक है, 2 into 2 into 2 equals to 8। लेकिन 81 क्या है? 81 तो जब हम 3 into 3 into 3 into 3 करेंगे तब आएगा, है ना? तो ये 2 का क्यूब तो है लेकिन 3 का क्यूब नहीं हुआ। यहाँ पर क्या कर दिया गया? यहाँ पर आपको किया गया 2 + 1, स्टार्टिंग 2 से किया गया, उसका +1 और 2 की पावर 4 कर दिया गया, अर्थात 3 to the power 4 हो गया। सिमिलर यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 64। तो 64 क्या होता है? 4 into 4 into 4, अर्थात 4 का क्यूब जो है वह 64 होता है। तो अगला टर्म क्या बनेगा आपका? 4 + 1 = 5 और उसका पावर क्या कर देंगे? 4 ना, तो 4 कर दो, इक्वल्स टू क्या हो गया?
5 into 5 into 5 into 5 equals to 125 into 5 equals to 625। तो 625 आपके सी में दिया गया है, तो थर्ड का सी उत्तर हो गया। देख लिया, बहुत ही अच्छा संबंध यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उसी संबंध का प्रयोग करके रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चौथा आपका दिया गया है कि काट जोकर। ठीक है, तो बुक के लिए क्या होगा? देखिए, जो भी आपका ताश होता है, ताश में क्या होता है कि उसके जो कवर पेज होते हैं उस पे जोकर का तस्वीर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्ड को अट्रैक्टिव अर्थात आकर्षित बनाया जाता है जोकर का पोस्टर लगाकर। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार पुस्तक को कौन आकर्षित करता है? पुस्तक के सबसे ऊपरी पेज को क्या कहते हैं? कवर कहते हैं ना। हम लोग जब बुक देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका कवर देखते हैं। उसमें क्या होता है? जैसे आप कोई भी पीडीएफ ले रहे हो तो उसमें क्या देख रहे हो? कवर पेज देख रहे हो ना कि ये किसके लिए बनाया गया है। यदि कवर स्ट्रॉन्ग है तो चीजें अच्छी होगी, हमारा मानना यही होता है। तो वही मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुक का क्या हो जाएगा? पुस्तक का क्या हो जाएगा? आवरण, फर्स्ट पेज, जो कवर पेज होता है ना सबसे ऊपर वाला, वो हो जाएगा। तो 4 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है ए के अनुपात एफ पी है, तो एक्स डी अनुपात क्या होगा? देखिए, ए के ए प्लस 5 क्या हो जाएगा? देखिए, बी सी डी ई एफ है ना, एफ, वेरी गुड। फिर देखिए के प्लस 5 एल एम एन ओ पी। ठीक है, पी आ गया ना, अर्थात क्या बना? एफ और पी बना, जो कि ए के लिए है। तो यही संबंध हमें एक्स डी के साथ करना है ना, एक्स डी। तो एक्स में प्लस 5 ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा? वाई जेड ए बी सी। पहला तो आपका सी आ गया, दूसरा देखिए डी प्लस 5 कीजिए, ई एफ जी एच आई, क्या आ गया? आई आ गया। तो उत्तर क्या हो गया? सी आई ना, सी आई आपके 5 के सी में दिया गया है, तो 5 का सी उत्तर हो गया। सीख लिया आपने, है ना आसान। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया बहुत ही अच्छा प्रश्न, कह रहा है कि इफ इट वाज 4:45 50 मिनट्स एगो, यदि अभी से 50 मिनट पहले कितना टाइम हो रहा था? 4:45 हो रहा था। तो वर्तमान समय क्या हो गया बताइए? 4:95। तो 95 मिनट नहीं होता है, इसको घंटे में कन्वर्ट करो, तो 60 निकाल के दे दोगे तो 5 आवर हो गया और इधर 35 बच गया। अर्थात वर्तमान समय जो है 5:35 हो रहा है। तो अभी 6 बजने में कितने मिनट है? तो यहां से 6 बजे घटा दो, ये हो जाएगा 25 मिनट्स, है ना। अर्थात अभी 25 मिनट्स बचे हैं। कहां दिया गया 25? आपके बी में दिया गया है, तो 6 का बी उत्तर हो जाएगा। बस प्रश्नों को घुमाया जाता है ताकि बच्चे फंसे, और आपको फंसना नहीं है, सभी कुछ नॉर्मली आसान तरीकों से सॉल्व करते आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए सातवां आपको दिया गया है विच फिगर कैन मेड यूजिंग क्वेश्चन फिगर। प्रश्न आकृति से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? देखिए यहाँ पर ये तिरछा दिया गया है, देखते हैं ये यहाँ अवेलेबल है, ये वाला पार्ट यहाँ अवेलेबल है, ये वाला पार्ट आपके इसमें अवेलेबल है, और ये वाला पार्ट आपके यहाँ अवेलेबल है। बिल्कुल पहला ही तस्वीर बन रहा है, 7 का ए उत्तर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, ये ऐसा पार्ट, फिर ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर इतने सारे कट्स हैं, पॉसिबल ही नहीं है, यही छोटे छोटे कट्स हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रश्न आकृति से पहली वाली आकृति बन रही है, तो 7 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपका दिया गया है कि रघु जो है चलना शुरू करता है अपनी घर से, कार में चलता है। पहले तो वह 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है, उसके बाद 10 किलोमीटर दाएं जाता है, और फिर 5 किलोमीटर बाएं जाता है, इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। वह इस समय अपनी प्रस्थान स्थल से किस दिशा में है? तो इसके लिए सर्वप्रथम आप ना ये डायग्राम जरूर खींच लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए, ये दिशा क्या हो जाता है? नॉर्थ, ये दिशा क्या हो जाता है? साउथ, ये दिशा क्या हो जाता है? ईस्ट, और ये दिशा वेस्ट। यदि हम इसके सेंटर पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं किया गया कि ये कहां से चल रहा है, तो यदि रघु यहां से चलना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले 8 किलोमीटर नॉर्थ चलता है। ठीक है,
देखिए 8 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर की दिशा ऊपर की तरफ है, तो 8 किलोमीटर नॉर्थ ले चलते हैं रघु को ऊपर की तरफ। मानिए यदि यहाँ से 8 किलोमीटर ये रहा तो रघु यहाँ से तो यहाँ आ गया, ठीक है। अपने घर से कार में रघु अब इस पोजीशन पे है। अब जब ये पोजीशन पे है तो रघु का बायां भाग लेफ्ट, दायां भाग राइट, ये क्लियर रखना है आपको, तब आप प्रश्न कर पाओगे। इसलिए मैं साफ साफ शब्दों में और धीरे धीरे बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि देन गो 6 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, अर्थात यहां से 6 किलोमीटर ईस्ट चला गया। तो ईस्ट की दिशा तो ये है, पूरब की दिशा, तो चलिए रघु को 6 किलोमीटर ले चलते हैं। 6 किलोमीटर ईस्ट रघु चला। अब क्या देखिए, रघु का लेफ्ट पार्ट इधर, राइट पार्ट इधर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दायां बायां कभी भी घुमा सकता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। ये इसका राइट पार्ट, ये इसका लेफ्ट पार्ट। अब कहता है जब 6 किलोमीटर गया उसके बाद 10 किलोमीटर दायां। देखिए प्रश्न आ ही गया, 10 किलोमीटर दायां ले चलिए, तो राइट साइड तो इस तरफ था ना, तो यहां पर 10 किलोमीटर ले चलते हैं। 8 लाए थे तो 8 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये 8 किलोमीटर है और ये आपका 10 किलोमीटर राइट की तरफ। चलिए रघु यहां आ गया। अब क्या है, रघु का दायां भाग इधर और बायां भाग इधर है, क्योंकि सर इस तरफ है, फेस इस तरफ है। एंड फिर कहता है कि 5 किलोमीटर बायां चला गया, ठीक है। 5 किलोमीटर लेफ्ट, थोड़ा सा सब मिसप्रिंट है तो उसे देख लीजिएगा। तो 5 किलोमीटर लेफ्ट गया, लेफ्ट साइड इसका इस तरफ है, तो यहां से 5 किलोमीटर ले गए, 5 किलोमीटर लेफ्ट, ठीक है। रघु अब यहाँ पे आ चुका है, तो रघु का बायां भाग इस तरफ, दायां भाग इस तरफ, ये एकदम क्लियर रखना है, बायां किधर रहेगा दायां किधर रहेगा, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। फिर कहता है इसके बाद अंत में वह 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाता है, 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में। तो 10 किलोमीटर नीचे लाए थे, अब यहां से फिर वह उत्तर की दिशा, तो उत्तर तो ऊपर की तरफ है क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन तो यहाँ है, तो फिर ये 10 किलोमीटर उत्तर लो ऊपर पहुंच गया, ठीक है, 10 किलोमीटर नॉर्थ। अब आखिरी बचा है, कहता है कि अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। जब ये यहां पर है तो ये इसका लेफ्ट पार्ट, ये इसका राइट पार्ट, और 4 किलोमीटर दाएं जाता है तो 4 किलोमीटर दाएं लीजिए, 4 किलोमीटर राइट। अब देखिए रघु इतना घूमने के बाद अपने कार से इस पोजीशन पे है, और जब यहां पर पहुंच चुका है तो उसकी दिशा कौन सी है। तो सबसे पहले रघु ने क्या किया था, यहां से चलना प्रारंभ किया था। तो यहां से ये डायरेक्शन देखिए किस दिशा में है, ये आपके नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो नॉर्थ क्या होता है, उत्तर, और ईस्ट क्या होता है, पूर्व। अर्थात अभी रघु की जो स्थिति है वह उत्तर पूर्व है ना। उत्तर पूर्व डायरेक्शन आपके बी में दिया गया है, तो 8 का बी उत्तर हो गया। बहुत ही पेशेंसली आप सॉल्व करना, ठीक है। थोड़े परेशान हो जाओगे क्योंकि प्रश्न लेंथी कर देते हैं और आपके टाइम कंज्यूम करते हैं, तो बस आसानी से करोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अन्यथा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि इन ए कोड टेम्पल इज रिटन एज METELP, तो फेथफुल को कैसे लिखेंगे। देखिए बहुत ही आसान, क्या किया कि ये जो TEMPLE, ये देखिए 6 लेटर के हैं, 3 में इसको डिवाइड कर दिया, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बीच में वैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बीच वाला वैसे। अब जरा एक बार लिख के देख लेते हैं, ये हो गया M, ये हो गया E, ये हो गया T, फिर इसका ये E, फिर इसका L, फिर इसका P, बिल्कुल मैच कर रहा है। टेम्पल को इस कोड में लिखा गया। तो अब बताइए फेथफुल को कैसे लिखा जाएगा, FAITHFUL। यहां पर तो 6 थे लेकिन यहां पर तो 8 लेटर हैं, गड़बड़ी हो सकती है ना। 3 में मत तोड़ना वरना फंस जाओगे, तोड़ना यहां पर 4 में, और करना क्या है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहां, इसको यहां, इसको फिर यहां पे, और इसको यहां पे, ठीक है। तो ये बन गया आपका T, और ये बन गया आपका F, ये बन गया आपका I, और ये बन गया आपका A। सिमिलर इसी प्रकार इसका कर दो, तो सबसे पहले L आ जाएगा, ठीक है, L आ गया, फिर H आ जाएगा लास्ट में, और फिर इन दोनों का पोजीशन एक्सचेंज करो, U और F आ गया, ठीक है। ऐसे क्या बन गया, TIAFLUFH, TIAFL,
TIAFLUFH, बिल्कुल बी मैच कर रहा है, तो 9 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 10वां आपका दिया गया है और रीजनिंग का यह आखिरी प्रश्न है और इसमें दिया गया है फाइंड द वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम पता करना है। पता है आपको वेन डायग्राम के बारे में? नहीं, यदि नहीं पता है तो CISF की वीडियो मैंने बनाई थी रीजनिंग के लिए, आप पढ़ सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें बहुत विस्तार से मैंने समझाया है और पार्टिकुलर लेक्चर भी दिया गया है वेन डायग्राम पे। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमें संबंध बनाना है गुलाब, फूल और पत्तों के बीच। देखिए फूल के अंतर्गत गुलाब आता है और पत्ता थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो यदि ये फूल हो गया तो इसके अंदर हम गुलाब तो रख सकते हैं, लेकिन पत्ता इसके अंदर रख सकते हैं नहीं ना, पत्ता अलग हो जाएगा। तो ये फ्लावर, ये रोज और ये हो गया आपको लीव्स, पत्ते। ये वाला संबंध ढूंढना है। देखिए फ्लावर रोज, ठीक है, फ्लावर रोज और लीव्स, डी उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो एक समान की चीजें हैं उसको एक श्रेणी में डाल देना है, जो अलग है उनको अलग पार्ट में रख देना है। ठीक है, तो रीजनिंग के 10 प्रश्न आपके यहाँ पर खत्म होते हैं। ठीक है, सेकेंड सेट का रीजनिंग का पार्ट खत्म होता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जीके के प्रश्न को करेंगे। ओके दोस्तों, यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ स्टोर पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खुल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। ठीक है, और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं। ठीक है, हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका पार्ट सेकंड जो कि जीके है, और इसमें भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 2020 के अनुसार, जो नया सिलेबस आया है उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। 11 दिया गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट प्रोवाइड द सरफेस टू वोमेन। आप सरफेस कह लीजिए या फिर आप फ्रेंचाइजीज कह लीजिए। यहाँ पे मताधिकार की बात की गई है, वोट वगैरह की बात। ठीक है, यदि आप 18 प्लस हो तो ही वोट दे सकते हो। इंडिया में वोट देने के लिए मिनिमम एज 18 रखा गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है, इसलिए ये मैंडेटरी है। ये उम्र कितनी है वोट देने की? तो 18 वर्ष, ये भी याद रखना। तो ये तो इंडिया की बात है, लेकिन पूछा गया कि वर्ल्ड में सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मताधिकार अर्थात वोट देने का सर्वप्रथम अधिकार दिया? तो सर्वप्रथम अधिकार जो है 1893 में दिया गया। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1893 में तो न्यूजीलैंड ने किया था, लेकिन 1894 में उसके जस्ट एक साल बाद किसने दिया? साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने भी अधिकार दे दिया। अधिकार तो उस समय दे दिया, लेकिन फाइनली जो पब्लिश हुआ ऑस्ट्रेलिया में, लॉ पब्लिश हुआ, वह 1902 में हो गया। ठीक है, 1902 में हो गया। ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं, समय कम है हमारे पास, तो यहीं पे अंत करते हैं। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपको दिया गया है, व्हाट इज कॉल्ड द एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ब्लोइंग इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इन द समर। अर्थात गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदान में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा। देखिए अत्यधिक गर्म, ठीक है, अत्यधिक गर्म, अत्यधिक शुष्क एवं कह दे आपको मजबूत हवा, या फिर कह दे धूल भरी हवा। ठीक है, धूल भरी हवा, तो ये सब आपका लू हो जाएगा। कहते हो ना कि उसको लू लग गया, तो लू क्या होता है? ये पश्चिम से आया हुआ हवा है जो कि बहुत ही तेज होता है, गर्म होता है और गर्मी में ही अत्यधिक पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 12 का? 12 का उत्तर बी हो जाएगा, लू, जो कि भारत में पाया जाता है और यह उत्तरी भारतीय मैदान में
अत्यधिक पाया जाता है। ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 दिया गया है, व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, पता है आपको? राष्ट्रीय युवा दिवस किसके लिए मनाया जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है बताइए? तो इसका दूसरा नाम जो है वह है विवेकानंद जयंती। ठीक है, विवेकानंद जयंती। विवेकानंद जयंती जो है वह वर्ष 1984 में 1984 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया था। ठीक है, और यह मनाया कब से जाने लगा? तो 1985 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा। ठीक है, कब मनाया जाने लगा? तो 12 जनवरी को, ठीक है, वर्ष 1985 में 12 जनवरी को पहली बार यह मनाया गया था। और उसके बाद प्रत्येक साल हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ये किनकी जयंती है? विवेकानंद की जयंती है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का ए हो जाएगा 12 जनवरी, 12 जनवरी। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है, विच इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट? ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, देखिए दूसरा बड़ा ये पूछा गया ना, तो मैं आपको सातों बता देता हूं। पहले शुरुआत कीजिए एशिया का। ठीक है, एशिया जो है यह आपके 44.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये फर्स्ट है एशिया, आपका सबसे ज्यादा फैला हुआ एशिया आता है। सेकंड में आपका कौन आता है? तो सेकंड में आपका अफ्रीका आता है। अफ्रीका कितना फैला हुआ है? यह 30.0 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये मिलियन है। ठीक है, मिलियन। याद रखिएगा ये यहां पर। थर्ड में कौन सा आता है? थर्ड में आपका आता है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका जो है वह 24.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। फिर फोर्थ में कौन आता है? फोर्थ में आपका साउथ अमेरिका आता है। ठीक है, और साउथ अमेरिका जो है वह 17.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। फिफ्थ में कौन आता है? तो फिफ्थ में आपका अंटार्कटिका आता है। ठीक है, और अंटार्कटिका जो है वह 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सिक्स में कौन आता है? यूरोप ना। यूरोप कितना फैला हुआ है? 9.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और लास्ट में कौन आता है सेवंथ में? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कितना फैला हुआ है? ऑस्ट्रेलिया 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। सारा लिस्ट मैंने आपको दे दिया। बताइए सबसे टॉप में कौन है? तो एशिया है, और सबसे लिस्ट में कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन पूछा क्या है? सेकेंड टॉप ना, तो सेकेंड टॉप आपका अफ्रीका है। कितना है? 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का डी हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 आपको दिया गया है, सेंसस इज डन वंस इन हाउ मेनी ईयर? जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? जनगणना, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और 2015 के एसएससी जीडी एग्जाम में आया था। ठीक है, प्रश्न वहीं से उठाया गया, क्योंकि मैंने जीडी के कई वीडियोस बनाए हैं तो मुझे प्रश्न याद रहते हैं, तो उसी में से ये दिया गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक 10 साल पे, ठीक है, प्रत्येक 10 साल पे क्या होता है? जनगणना होता है। लेटेस्ट कौन सा है? 2011 वाला जनगणना अभी तक हुआ है, और 2021 में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर अपनी जनसंख्या बहुत बढ़ने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको इसका एक हिस्ट्री देता हूं शॉर्ट सा। देखिए जनगणना जो स्टार्ट हुआ था वह वर्ष 1872 में स्टार्ट हुआ था, 1872 में। किसके समय में हुआ था? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में यह शुरू किया गया था। ठीक है, और सर्वप्रथम पहली बार 1881 में पूरा हुआ, पहली बार लॉर्ड मेयो के समय में, और यह ब्रिटिश काल था। ठीक है, फिर 1947 में भारत आजाद हुआ, और भारत आजाद होने के बाद वर्ष 1949 में यह कंडक्ट कराया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और होम अफेयर्स में
ये रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के द्वारा ये कंडक्ट कराया गया था भारत में। और यह किस एक्ट के अंतर्गत आता है? तो 1948 एक्ट के अंतर्गत आता है। और भारत में 1948 में सेंसस एक्ट पारित हुआ और 1949 में जनगणना स्टार्ट किया गया। कंप्लीट कब हुआ? तो यह आपके 1951 में आजादी के बाद पहला जनगणना कंप्लीट हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक 10 साल पर यह जनगणना होता चला आ रहा है। ठीक है, सारी हिस्ट्री आपको पता चल गई। चलिए उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 15 का सी हो जाएगा 10 ईयर। ओके, आगे बढ़े। 16 आपको दिया गया है, पीपल हु ओ ब्लड ग्रुप कैन टेक ब्लड फ्रॉम विच पर्सन। देखिए, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति किससे खून ले सकते हैं? तो ओ वाले सर्वदाता तो हैं, दे तो वो सबको सकते हैं, लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकते हैं। या तो ओ का पॉजिटिव या ओ का नेगेटिव, यही दोनों व्यक्ति जो होंगे वह ओ वाले को ब्लड दे सकते हैं। यह ओ जो है ओ सर्वदाता माना जाता है, रक्त का सर्वदाता। ये सबको डोनेट कर सकता है लेकिन सबसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ओनली ओ ब्लड ग्रुप वाले से एक्सेप्ट करेगा। तो 16 का उत्तर क्या हो गया? ए हो जाएगा ना, ओनली ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़े। 17 आपको दिया गया है, नेम द प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइन्ड विदाउट अपीयरिंग इन द पार्लियामेंट। उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिसने संसद में उपस्थित हुए बिना इस्तीफा दिया। देखिए, कहानी तो बहुत अच्छी है, इंदिरा गांधी बहुत बार गेम खेली है, तो उसी के बारे में थोड़ी कहानी है। तो चलिए कहानी में आपको बता देता हूं। जब 5वां 5th प्राइम मिनिस्टर हमारा चुना गया था और वो चुने गए थे चौधरी चरण सिंह। यहाँ पर देखिए, चौधरी चरण सिंह जो है यह 5th प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जब 5वीं बार चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री का तब ये चुने गए थे। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने जो शपथ लिया, जो चुने गए, तो मैं डेट लिख देता हूं, चुने गए 28 जुलाई 1979 को चुने गए। ठीक है, इसके ठीक 23 डेज 23 दिन, ठीक है, 23 डेज हुआ कि इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, पार्लियामेंट में अपना जो मेजोरिटी था वह इनसे विड्रॉ कर लिया। ये दो पार्टी से मिलकर बने थे, तो इंदिरा गांधी पीछे हट गई। उन्होंने कह दिया भैया मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो जब सपोर्ट नहीं कर रही तो क्या हुआ कि इनका सत्ता गिर गया, इनके एमएलए कम गए। और जब सत्ता गिर गया तो ये अपना मत पारित नहीं कर पाए, मेजोरिटी पारित नहीं कर पाए, तो इनको इस्तीफा देना हो गया। कब इन्होंने इस्तीफा दिया? 20 अगस्त 1979 को इस्तीफा दिया। इस्तीफा तो इन्होंने दे दिया, लेकिन जनता पार्टी के लीडर जो थे जगजीवन राम, उन्होंने चैलेंज किया और कुछ समय मांगा उनके सपोर्ट के लिए, लेकिन लोकसभा भंग हो चुका था। तो भंग होने के बाद जो है चौधरी चरण सिंह को 14 जनवरी 1980 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रखा गया और फिर उनका कार्यकाल खत्म कर दिया गया। कब किया गया? 14 जनवरी 1980 तक क्या रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहेंगे। ठीक है, तो ये 28 जुलाई इनका ड्यूरेशन जो माना जाता है वह 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जैन 1980 तक माना जाता है। लेकिन इस्तीफा इन्होंने 23 दिन बाद ही दिया था अपने पद ग्रहण के, और वो था आपका 20 अगस्त 1979। तो उत्तर क्या हो गया आपका? 17 का सी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। कहानी अच्छी लगी आपको? क्योंकि जी के मतलब कहानियां, कहानी पढ़ो सभी कुछ याद रहेंगे आपको। यदि जी के रट्टा मारोगे तो बहुत कम याद रहेगा, इसलिए कहानी के रूप में पढ़ो। तो 17 का सी उत्तर हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए 18 दिया गया है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो विद्रोह था उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? देखिए आपने सुन रखा होगा वाइसराय के बारे में, कैनिन, चार्ल्स जॉन कैनिन। ठीक है, ये विद्रोह के समय भारत के राजनेता भी थे और गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, उत्तर यहां पर आपका डी हो जाएगा। और इन्हीं को, ठीक है, चार्ल्स जॉन कैनिन को 1858 में भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया था। ठीक है, इन्होंने कॉलोनी वगैरह स्थापित करने में बहुत ही योगदान दिया था। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चार्ल्स जॉन कैनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिया गया, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बताइए। रामकृष्ण मिशन जो है वह स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था 1879 में।
1709 में स्थापित किया गया था। और कहां पर किया गया था? तो कलकत्ता। अभी वर्तमान नाम उसका कलकत्ता है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये क्यों स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था वेदांत शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए और हिंदू के जीवन में जो सन्निहित वेदांत शिक्षा है उसको फैलाने के लिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एक बार आप। ठीक है, चलिए आज के वीडियोस का आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 आपका दिया गया है कि व्हाट वाज डिस्कवर्ड बाय लुई पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर के द्वारा क्या ढूंढा गया था? तो लुई पास्चर के द्वारा जो है रेबीज का वैक्सीन, रेबीज का टीका क्यों लेते हैं? कुत्ते वगैरह काट लेते हैं, उससे बचाव के लिए। और लुई पास्चर ने इसका खोज करके मनुष्य और मानव जीवन पे एक बहुत बड़ा आभार कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मनुष्य कुत्तों के काटने से परेशान नहीं होते हैं, 2-3 टीके लेते हैं, अब ठीक हो जाते हैं। ये कब ढूंढा गया था? 6 जुलाई 1885 को ढूंढा गया था। ठीक है, और पहली बार रेबीज का सफल परीक्षण इसी दिन किया गया था। किसके द्वारा? तो लुई पास्चर के द्वारा। कौन सा टीका? रेबीज का टीका। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 20 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो हो गई समाप्त। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखिए, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम आपने सुना होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 2020 में इसके नाम में परिवर्तन किया गया है। तो क्या किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो चलिए इसकी कहानी जानते हैं। जब हम आजाद हुए थे 1947 में, तो सर्वप्रथम ये जो मंत्रालय था वह MOES के नाम से, ठीक है, MOES क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस के नाम से जाना जाता था। स्टार्ट तब हुआ था। फिर क्या हुआ कि 1985 जब राजीव गांधी थे, तो राजीव गांधी के शासन काल में, गवर्नमेंट कह लीजिए, इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, MHRD कर दिया गया। ठीक है, चलिए मैं यहां पर M जोड़ देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जब 2020 में क्या आया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है, और यह मोदी गवर्नमेंट के टाइम में आया। ठीक है, तो फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम जो है अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, ये करंट अफेयर है, ये आपको याद रखना है। 1947 में जब आजाद हुआ था तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस था। फिर 1985 में क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और फिर 2020 में इसका नाम क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चेंज हुआ। चलिए अब एक प्रश्न आप लोग के लिए कि 2020 के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके अंतर्गत है? कौन 2020 का शिक्षा मंत्री है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके अंतर्गत है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर दिया मैंने आपको, और ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि डाल दिया तो 1 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि कमेंट जरूर करेंगे, और ये वही बच्चे कमेंट कर सकते हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखता हूं कितने बच्चों का कमेंट आता है, उसी अनुसार मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप सभी के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी अपडेट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर PDF की सर्विसेज दी जाती है, जो कि चार्जेबल है। ठीक है, यदि आप चार्ज पे करते हो तो आपको व्हाट्सएप पे PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है। अभी जो है CRPF ट्रेडमेंट के लिए पार्ट फर्स्ट तैयार हो चुका है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो पार्ट फर्स्ट के लिए यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। और इन PDFs में आपको क्या सब मिलेगा इसका चर्चा मैं एक बार कर देता हूँ। पार्ट फर्स्ट के लिए जो 50 क्वेश्चन होंगे उस पे बेस्ड 26 प्रैक्टिस सेट, जिसके चार्जेस रखे गए हैं 35 रुपीज। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। ठीक है, और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर वाइज दिया गया है। चैप्टर वाइज में आपके आते हैं GK, मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश। इसमें क्या सब रहेगा ये जानना है तो CRPF किस सिलेबस की वीडियोस देखिए, जो कि मैंने
पहले ही डाल रखा है, उसमें आपको बहुत ही विस्तार से बताया गया है क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको चैप्टर वाइज ₹41 में, ये सब व्हाट्सएप सर्विसेज हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे यदि आप पीडीएफ लेते हो तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और जीके वन लाइनर ले रहे हो या जीके एमसीक्यू ले रहे हो या करंट अफेयर ले रहे हो, तो यदि ये तीनों लोगे तो ₹111 ये रखा गया है। यदि अलग अलग लोगे 26 प्रैक्टिस सेट लोगे तो ₹35 चार्ज किए जाएंगे, और यदि चैप्टर वाइज लेते हो तो ₹41 चार्ज किए जाएंगे। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, फोन कॉल नहीं करना है। यदि आप व्हाट्सएप करते हैं तो वहां पर आपको रिप्लाई समय समय से मिलता रहेगा, क्योंकि यदि आप फोन कॉल करेंगे तो दूसरा कार्य रुक जाता है, इसलिए व्हाट्सएप करें तो दूसरा कार्य भी चलता रहेगा, तभी तो वीडियो जल्दी जल्दी आएगी, है ना। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए और चार्जेस पे कीजिए। चार्जेस आपको यूपीआई के थ्रू पे करना है या फिर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जिससे मन करे उससे आप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे, वहां पर आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। तो यदि अभी पीडीएफ चाहिए तो अभी संपर्क करें। 24/7 सर्विसेज अवेलेबल है। पीडीएफ प्राप्त कीजिए और एग्जाम की तैयारी पूर्ण कीजिए ताकि आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाए और 50 में से कम आप 40+ स्कोर करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।